तो नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर मनीष अग्रवाल, वेटनरी ऑफिसर, ब्लॉक इंचार्ज रामसर। सर से जुड़ा हुआ हूँ मैं काफ़ी टाइम से। तो इतना सही छोटा मेरा परिचय है, ज़्यादा इसमें जाएंगे नहीं क्योंकि बहुत आपके वो काम का भी नहीं है। सारे जो भी आपके लिए रिलेवेंट एग्ज़ाम की जिसकी आप अभी तैयारी करना चाहते हो या आगे भी आप जो भी एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, उन सब के बारे में बताने का ठीक ठाक अनुभव मेरे पास है। तो आप इतना लेके चल सकते हो कि जो पर्सन खड़ा है कि ही विल टेल, जो भी चीज़ें बताएगा वो थोड़ी रिलेवेंट चीज़ ही बताएगा आपके एग्ज़ाम से ओरिएंटेड। तो आप में सीईटी का एग्ज़ाम देने वाले कितने लोग हैं? सीईटी का एग्ज़ाम एक दो, बाकी आप लोग सारे एएनएम। आपने एएनएम किया हुआ है? कहाँ से, कहाँ कहाँ से किया हुआ है आपने? अच्छा अच्छा अच्छा। तो अभी शायद आपकी कुछ 7,000 पोस्ट पे वैकेंसी आई हुई है? ठीक है। तो कब है एग्ज़ाम? अभी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन, वो डेट नहीं आई है। ठीक है। और आपका तो सीईटी का आ ही चुका है शायद। कब है एग्ज़ाम? अच्छा, आप 12th वाले हो गया कि ग्रेजुएशन वाले नहीं है? अच्छा। तो पहले तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई कि आपने ये कम से कम निर्णय लिया कि हमको एग्ज़ाम देना है। क्योंकि आपको पता है कि आजकल के लोगों के पास, जो अपनी जनरेशन है 20-25 साल के लोगों की, उनको तो यही नहीं पता होता है कि लाइफ में करना क्या है। पहली बात तो आप इसके लिए बधाई के पात्र हो कि कम से कम आपके पास एक अच्छा निर्णय है। अच्छा निर्णय है और उसके लिए आगे काम करने के लिए एक डायरेक्शन है। डायरेक्शन तो सीधी सी है कि भाई 7,000 पोस्ट पे वैकेंसी आ रही है, तो अपने को अपना लिस्ट के अंदर नाम चाहिए। किसी भी तरीके से अपन एक बार जॉब में सेटल हो जाएंगे तो कम से कम अपन अपना स्तर एक लेवल पे सुधार पाएंगे। तो क्या होता है एएनएम के बारे में कुछ बताएंगे आप मैडम? कुछ बताएंगे आप? एनीवन, कोई भी? पहली बात तो आप ये सोचिए कि आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ऐसा तो है नहीं कि आपको अभी 12th पास किए हुए बच्चे हो या 10वीं पास किए हुए बच्चे हो तो आपको शर्म आ रही है बोलने में। आगे चल के आपको लोगों से डील करना है। हॉस्पिटल में जाओगे तो पेशेंट से मिलोगे कि नहीं मिलोगे? तो वहाँ भी ऐसे ही शर्माओगे क्या? हैं? नहीं, आप सोच के देखिए एक बार, ऐसे शर्माने से काम चल जाएगा क्या? आपका तो प्रोफेशन ही ये है कि जहाँ तो सुना होगा आपने, डांट दी है वो तो। हैं? डिलीवरी हो जाती है, बच्चों को टीका लगवाने आते हैं तो एएनएम खूब डांटती है ना। आपने सुना होगा। तो आपका तो वो टेम्परामेंट, एटीट्यूड होना चाहिए। ये तो रहना ही नहीं चाहिए कि यार झिझक है किसी भी तरीके की, क्या है। तो पहले मैं आप लोगों के बारे में थोड़ा जान लूँ कि हाँ, आप लोग किस माइंडसेट से यहाँ पर हैं, तो वो आपके लिए काफ़ी चीज़ें ठीक रहेंगी। तो बताइए कोई भी आप। अच्छा, आप मैरिड हैं? मैरिड कितने हैं इसमें से? अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। तो ठीक है, चलो मैं अपनी तरफ से ही शुरू करता हूँ कि एग्ज़ाम की डेट अनाउंस होने से पहले, अगर किसी भी एग्ज़ाम की अगर अपन पहले से तैयारी करके रखें और एग्ज़ाम की डेट आने के बाद उसको गियर अप कर दें, तो सिलेक्शन के चांस लगभग तय हो जाते हैं आप लोगों के। आप उन लोगों से रेस में बहुत आगे आ जाते हैं जो एग्ज़ाम की डेट आने के बाद तैयारी शुरू करते हैं। पहली और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैंने शुरू में ही आपसे कहा था कि आप लोग बधाई के पात्र इसीलिए हैं क्योंकि अभी से आपने ये निर्णय ले लिया है कि आपको एग्ज़ाम देना है और एग्ज़ाम की तैयारी अभी से करनी है। ठीक है? तो एग्ज़ाम है, 7,000 पोस्ट हैं, बच्चे खूब सारे एग्ज़ाम देंगे। इतना भी आप सबको आइडिया है कि वैकेंसी लिमिटेड होती हैं और बच्चे देने वाले हज़ारों लाखों में होते हैं। तो अपना नंबर उसमें कैसे आएगा? ये होता है ना कि अपने को तो नाम अपना की फाइनल लिस्ट आएगी भाई 7,000 लोगों की, उसके अंदर अपना नाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सब लोग चाहते हैं, कोई ऐसा तो नहीं है कि हाँ मेरा तो चल जाएगा अगर नहीं होगा तो भी। ये पहला ही अटेम्प्ट है आप लोगों का कि इससे पहले भी? पहला ही अटेम्प्ट है सबका। तो इससे पहले आपने कोई और एग्ज़ाम दिया है राजस्थान में किसी भी सेवाओं का? कर्मचारी चयन बोर्ड में दिया हो या फिर आरपीएससी में दिया हो, किसी भी तरीके का कोई एग्ज़ाम दिया है आपने? लास्ट
लास्ट ईयर दिया था आपने, तो उसमें क्या रिजल्ट रहा आपका? अच्छा, नेगेटिव मार्किंग थी। अच्छा, एग्जाम दे दिया तो इसलिए आपने पहले निर्णय ले लिया कि इस बार पहले से ही तैयारी शुरू की जानी चाहिए। ठीक है। सिलेबस के बारे में कुछ आइडिया है आपको कि क्या सिलेबस में आता है? कुछ कोई ऊपर से नीचे तक की क्या सिलेबस में आता है? ठीक है, जैसे जैसे आप तैयारी में आगे बढ़ते जाएंगे आपको सिलेबस, पुराने पेपर, इन सब के बारे में आइडिया दे दिया जाएगा। और अच्छी जगह पर आप आए हैं, ये आपके लिए सबसे एक अच्छा डिसीजन है कि कम से कम आपको यहाँ पर आए हो तो एक जो रिलेवेंट चीज़ें हैं, परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, कि परीक्षाओं में आजकल आपको पता है कि पेपर किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, अनाप शनाप पूछे जा रहे हैं क्वेश्चंस। बहुत मतलब ऐसा हो गया है कि आपको वाइड चीज़ें पढ़नी होती हैं, तब जाके आप थोड़ा कुछ कर पाते हैं। तो उसके लिए उसी तरीके की तैयारी करने की भी ज़रूरत है। आज परीक्षाएं उस तरीके की नहीं रही हैं जैसे 5 साल पहले, 6 साल पहले जिस तरीके की अप्रोच के साथ परीक्षाओं को डील किया जाता था। पढ़ लेते थे 10-10 चीज़ें, 10-10 पन्ने, 10-10 पन्ने चीज़ें पढ़ पढ़ के चले जाते थे, और बहुत सारे लोग हैं जो अपना फाइनल लिस्ट में नाम भी ले आते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। कम समय में अच्छा कंटेंट बार बार पढ़ेंगे तो हम निश्चित रूप से ही सिलेक्ट हो जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। क्या बोला मैंने? कम कंटेंट। ऐसा नहीं है कि आपके सिलेबस में बायोलॉजी रहेगी। बायो आपके सिलेबस में क्या क्या रहता है? कुछ बायोलॉजी रहती है। बायोलॉजी में जैसे एक टॉपिक आता है पोषण, ठीक है? पोषण करके एक टॉपिक आता है, न्यूट्रिशन। पहली बात तो आपको ये समझना है कि आप कौन सा एग्जाम दे रहे हो और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। अब आप एग्जाम दे रहे हो एएनएम का, तो आपके सामने पता होना चाहिए कि एक एएनएम का फंक्शन क्या होता है, और जो उसका फंक्शन होता है आजकल प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं। अब ऐसा नहीं है कि अपन ये पढ़ने लग जाएं कि पोषण सबसे पहले शब्द किसने दिया और पोषण में क्या क्या आता है। अपने को सिंपल चीजें पता होना चाहिए कि एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसकी माँ का जो पहला संवाद स्थापित होता है वो आपसे स्थापित होता है। तो उसका पहला क्वेश्चन ही ये होगा कि खाने में क्या खाया जाए, बच्चे को किस प्रकार से आगे ग्रो अप किया जाए, बच्चे के पोषण में क्या होना चाहिए। तो अब एग्जामिनर एग्जाम बनाने से पहले ये सब चीजें सोचेगा कि नहीं सोचेगा, कि जो जिस प्रोफेशन में आप जाने वाले हो, जिस सेवा में आप जाने वाले हो, उस सेवा का मुख्य काम क्या है, वहां से ही क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जाते हैं। और ये बात सारे एग्जामों के लिए लागू होती है, जैसे कि आप सीईटी का भी एग्जाम देने वाले हैं, तो वो एक क्या कॉमन एग्जाम है जिसके अंदर उनकी एक्सपेक्टेशन एग्जामिनर की यही होती है कि उससे वही चीजें पूछे जाएं जो उसके आगे के सर्विस में या आगे की सेवाओं में जो उसके काम आने वाली होती है। तो फिर हम अननेसेसरी चीज़ों को क्यों पढ़ें? तो पहला तो दिमाग में ये क्रिस्टल और क्लियर रखिएगा कि हमको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, हमको कम पढ़ना है, उसी को बार बार पढ़ना है, और उसी के क्वेश्चंस हमको बार बार लगाते रहने हैं। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मेहनत खूब करनी पड़ेगी। और मेहनत कोशिश करो कि अपने आपने जब ये निर्णय ले लिया कि हमको तैयारी करनी है तो उस तैयारी को जल्दी ही स्टार्ट करो। इधर उधर की चीज़ों में ज़्यादा समय जाया ना करें, क्योंकि अभी जो आपको समय मिल रहा है दैट इज़ द गोल्डन पीरियड फॉर यू। सुनहरा अवसर है आप लोगों के लिए। अभी अगर आपने निर्णय ले लिया कि अभी मेरे को तैयारी में कल से ही लग जाना है, ऐसा तो नहीं है कि आप कल से ही एग्जाम की उस तरीके से तैयारी शुरू कर देंगे। रिदम बनने में भी 10-5 दिन का टाइम लगता है, 10-12 दिन अपने टाइम लगता है। तो जल्दी से अपन उस फ्लो में आ जाएं, क्योंकि कुछ लोगों ने पढ़ाई छोड़ी भी हुई भी होगी। आप लोग पढ़ाई के रेगुलर टच में हैं कि पढ़ाई छोड़ दी है आपने? काफ़ी काफ़ी टाइम में पहले आपने पढ़ाई की होगी। ऐसा कोई है जो रिसेंटली पास आउट है, या फिर आप रिसेंटली पास आउट हैं, मतलब अभी पास हुए हैं? कब?
इसी साल, तो मतलब पढ़ाई से संबंध तो है, लेकिन ज़्यादातर जो हैं उनका संबंध टूट चुका है पढ़ाई से। तो उसी पढ़ाई की रिदम में आने के लिए अपने को टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि आज आप आज तो आप किताब ये लेने बैठोगे, अगर मैं आपको बोलूँ कि ये पूरा पन्ना पढ़ दो, तो शायद इसमें से 10-5 लोग ही ऐसे होंगे जो इस पूरे को शुरू से लेके लास्ट तक बिना रुके पढ़ पाएंगे। क्योंकि माइंड की एक हैबिट होती है कि जब तक अपन उस चीज में इन्वॉल्व नहीं होते, रेगुलर टच में उस चीज के नहीं रहते, तब तक वो चीजें याद नहीं रहती। तो इसलिए आपका पहला काम क्या है कि घर जाइए, जाके थोड़ा माइंड को इस तरीके से कीजिए कि अगले 3 से 4 महीने या 5 से 7 महीने, सीटी वालों का एग्जाम जैसे आप हो तो आपका एग्जाम अक्टूबर के एंड में है शायद, कि अब जून से लेके 10 जून से लेके या 9 जून से लेके मेरे को आने वाले एग्जाम तक कम से कम अपनी इस एग्जाम के लिए कंटिन्यू रहना है। निरंतरता जिस व्यक्ति के अंदर होती है वो निश्चित ही सफलता प्राप्त करता है। सफलता का, एग्जाम का, किसी भी करियर का एकमात्र तरीका ये भी होता है कि अपन लक्ष्य के प्रति कितने निरंतर है। आप ये नियम बना लीजिए कि मेरे को कोचिंग आना है, कोचिंग में अगर आपकी 4 घंटे की क्लास रख रही है तो 4 घंटे, 6 घंटे की लग रही है तो 6 घंटे, जितना टाइम कोचिंग में इन्वॉल्व हो रहा है उसके अलावा जो यहाँ पढ़ाया गया है उसको मेरे को घर जाके पढ़ना ही पढ़ना है। ये चीज़ें आपके दिमाग में होनी ही चाहिए। जैसे सर ने आज सपोज 2 घंटे की क्लास में आपको कुछ टॉपिक्स पढ़ाए, फॉर एग्जाम्पल राजस्थान ज्योग्राफी का आपको कोई टॉपिक पढ़ाया, हिंदी इंग्लिश का थोड़ा चलेगा, राजस्थान भूगोल जिसको बोलते हैं, आपके सिलेबस में है शायद 10-12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके भी सेम पैटर्न है। तो अगर आपने को पढ़ाया गया कि राजस्थान ज्योग्राफी के बारे में पढ़ाया गया, तो कम से कम लगभग ये मान के चलो कि 20 से 25 दिन के अंदर अपन लोग इसको कवर करते हैं। तो अपना उद्देश्य ये होना चाहिए कि आज अपने को जो पढ़ाया है, आज अगर सर ने 2 घंटे में जो भी लेक्चर डिलीवर किया है वो मेरे को याद होना चाहिए। ये नहीं हो कि आज यहाँ पर आप 2 घंटे पढ़ के चले गए, फिर अगले दिन मुंह उठा के आ गए कि चलो थोड़ा देर और सुने आते हैं भाषणबाजी। उससे आपके पास जब आपकी चीज़ें ख़त्म होंगी, 5-7 रजिस्टर भर चुके होंगे, और फिर यही हाल होगा कि अब ये पन्ना कैसे पढ़ूँ, ये तो पढ़ा ही नहीं जा रहा। तो उस स्थिति में अपन ना आए, इसके लिए है कि आप रेगुलर अध्ययन करें, चाहे वो पुराना चीज़ें पढ़ना हो, आगे की चीज़ें पढ़ना हो। जो लोग बहुत आगे समझते हैं कि हाँ हमको चीज़ें आती हैं अच्छे से, वो उन चीज़ों को आगे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। और आप जब आपने मन बना ही लिया है कि तैयारी करनी है भाई, एग्जाम देना है, 7,000 पदों की वैकेंसी है, बहुत बड़ी वैकेंसी है, इजीली मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो फिर क्यों मेहनत नहीं करी जाए। मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। जिस दिन रिजल्ट में आपका नाम आएगा, शायद सबसे खुश होने वाले आप और आपके परिवार के लोग ही होंगे। उस दिन फिर आपको ये पता नहीं होगा, कुछ लोगों के शायद बच्चे भी होंगे, उस टाइम आपको ये नहीं लगेगा कि मैंने 4-5 घंटे या 4-5 महीने लगातार मैंने अध्ययन किया है और मैंने क्या सेक्रीफाइसेस किए हैं। वो फिर उस चीज़ का आपको खुशी होगी कि यस, कि चलो आज मैंने अपनी एक सरकारी जॉब हासिल कर ली। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो अपन कभी भी ये ना सोचें कि अभी क्या चल रहा है। आपके सिचुएशंस में समझता हूँ कि जो लोग हैं कि भाई कुछ लोगों के बच्चे भी होंगे, कुछ लोगों का फैमिली इश्यूज भी होगा, घर वालों की तरफ से भी कुछ प्रेशर रहते हैं, लेकिन वो सारे प्रेशर झेल के अगर आप किसी भी तरीके से एग्जाम में सेलेक्ट हो गए, तो वो सारा प्रेशर आपको आनंददायी होगा कि मैंने उस दिन निर्णय लिया, सर की बात सुनी, और आज सम्मान भी तभी मिलता है। आज आपका कोई सम्मान नहीं है, नहीं है। आप बाहर भी जाते हैं, अपन बाहर भी जाते हैं, तो अपन लोगों को एक कोई नॉर्मल, हाँ ठीक है फलाने की बहू है या फलाने की लड़की है, बस यही कह के संबोधन मिलता है। लेकिन जिस दिन आप सरकारी सेवाओं में आ गए, उस दिन से शायद आपकी एक व्यक्तिगत पहचान होगी। आपको लोग पहचानेंगे कि हाँ ये उस पोस्ट पे हैं, या वो ये उस सब सेंटर पे काम करती हैं, या हमारे गांव में ये लगी हुई है। तो आपकी एक व्यक्तिगत पहचान होगी।
तो ये मोटिवेशन कम है क्या कि कम से कम एक गांव के स्तर पे आपको लोग पहचानेंगे? आज शायद कोई नहीं जानता है, मोहल्ले के आसपास के 4-5 लोग भी नहीं जानते हैं। लेकिन जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होगी उस दिन गांव के प्रतिनिधि भी आपके पास आएंगे कि साहब, मैडम की यहाँ पर पोस्टिंग हुई है, हमारे यहाँ मैडम अब गांव में सेवाएं देंगी। तो उस तरीके का आप सोच के अगर लगातार अध्ययन करेंगे, अच्छे माइंडसेट के साथ अध्ययन करेंगे, तो शायद मैं सोचता हूँ कि अपन तो यही चाहेंगे कि जितने बच्चे यहाँ हैं वो सारे की सारे सिलेक्ट हो, 100% उनका रिजल्ट आए। करना उसके लिए सिर्फ इतना है कि यहाँ जो पढ़ाया जा रहा है, आपको अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना है, कुछ भी मतलब कुछ भी। यहाँ आपको जितना पढ़ाया जा रहा है, जो पढ़ाया जा रहा है, दैट वुड बी सफिशिएंट फॉर योर एग्जामिनेशन, फॉर ऑल काइंड ऑफ एग्जामिनेशन। क्योंकि यहाँ पर जो भी टीचर्स आते हैं वो इतना अनुभव लेके आते हैं कि कम से कम आपको वो एग्जाम निकलवा पाए। समझ रहे हो? तो आप लोगों का क्या आगे प्लान है सीईटी के बाद? कि सीईटी का एग्जाम एक बार क्लियर हो जाए तो फिर आप कौन सी अपनी वैकेंसी के लिए टारगेट करने वाले हो? ऐसा कुछ सोचा हुआ है? अभी नहीं सोचा हुआ है कि अपन, अभी देखिए इतना अनुभव नहीं होता है। और ये एक क्या है, एक अपना स्कूल जो कल्चर है उसके अंदर सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि अपने को पता ही नहीं होता है। ग्रामीण परिवेश से आने वाले हम लोग भी ग्रामीण परिवेश से आने वाले लोग हैं। हमको एक डायरेक्शन ही नहीं होती है कि लाइफ में आगे करना क्या है। आप सबने तो आरएएस का लक्ष्य है, बहुत अच्छा लक्ष्य है, लेकिन केवल आरएएस का लक्ष्य सोचने भर से आरएएस नहीं बना जाता। तो आरएएस में सीईटी नहीं होता बेटा। अच्छा, मतलब आपका आगे चल के आपको सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं में जाना है, तो उसके लिए ये पहली सीढ़ी है। उसके लिए आपको अपना माइंडसेट इस तरीके से तैयार करना है कि आप अभी तो आप 3-4 साल ग्रेजुएशन करोगे, कोई भी बीए बीएड जो भी, बीएससी जो भी, आप जिस भी स्ट्रीम में होंगे, तो पहले आप लोग वो ग्रेजुएशन करेंगे, फिर उसके बाद ही एलिजिबिलिटी होती है। ग्रेजुएशन उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है। तो उसके बाद ही अपन लोग सिविल सर्विसेज की एग्जाम दे पाते हैं, चाहे वो स्टेट पीसीएस है चाहे वो यूपीएससी है। तो अगर इतना बड़ा लक्ष्य के लिए आपको आगे दौड़ना है तो उसके लक्ष्य के लिए मेहनत भी उतनी ही करनी पड़ती है। और मेहनत, कोई भी एग्जाम हो, देखिए आज के टाइम पे ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें ये कह दो कि हाँ कोई मेहनत नहीं है और सेलेक्ट हो जाओगे। ऐसा कोई एग्जाम है क्या? सारे एग्जामों में लाखों की संख्या में लोग बैठते हैं। शायद आपके में इतना कंपटीशन नहीं है, ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इतना कंपटीशन नहीं होने के बाद एक ऐसी वैकेंसी को आप टारगेट कर रहे हो जिससे आपकी एक अच्छी पहचान बन सकती है। अपनी क्षमताओं को पहचानो। आपने 12वीं तक भी परीक्षाएं दी होंगी, 12वीं तक की परीक्षाओं में आपने अच्छा स्कोर किया होगा। आपने लगभग 12वीं कब कब की है? आपने कब की है 12वीं? 24। आपने मतलब 20 से पहले वाले हैं कि जिन्होंने, आपने कब की है? 19 में। आपने मैडम? 19, 19 में की है। तो अब तो लगभग 19 के बाद फिर कॉलेज में तो आपको पता है कैसी पढ़ाई होती है, वो तो कॉलेज में सब टाइम पास ही होता है। तो वो तो मतलब आप लगभग पिछले 4-5 सालों से ही पढ़ा। मैडम आपने 18 में की है, चलो वो एक कोई इश्यू नहीं है कि आपने कब की है। मैं एक सेंसेस पे पहुंचना चाह रहा था कि अपन कब पास आउट हैं। लगभग तो लगभग कुछ लोग हैं जो कि 20 के आसपास पास आउट हैं, और कुछ लोग हैं जैसे आप लोग 24 के आसपास आप पास आउट। तो आपका तो लगभग चीज़ें होंगी रिकॉल में, चीज़ें आप लग याद होंगी आपको तो कुछ सारी चीज़ें। अभी कुछ याद नहीं है? तो कोई इशू नहीं है। आप बस चीज़ों को पढ़िए, निरंतरता से पढ़िए, और एक लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए कि एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेना है, और फाइनल लिस्ट में आपका नाम आना चाहिए। क्योंकि एग्ज़ाम देने के बाद क्या है, बहुत दुख होता है। जिस दिन आप एग्ज़ाम दे के आते हो ना, उस दिन आप रिग्रेट, आपको अंदर से फील होता है कि यार मैं ये कर सकता था। और आप देखते हो कि यार मेरे ये सारे क्वेश्चन, माइनस मार्किंग होती है एग्जाम में,
तो माइनस मार्किंग जब आप करोगे तो आप पेपर देखोगे तो आपको लगेगा, हम लोग ही आंसर की बनाएंगे आपकी जिस टाइम पेपर आ जाएगा, तो तब आपको लगेगा कि यार ये क्वेश्चन मेरे को आता था, क्लास में पढ़ाया था सर ने, लेकिन गलत हो गया। उसका कारण क्या होता है? उसका एकमात्र कारण है कि आपने प्रॉपरली रिवाइज नहीं किया है चीजों को। रिवीजन जितना अच्छा होगा उतनी ज्यादा क्रिस्टल क्लियर मेमोरी आपकी एग्जाम में ऑप्शन टिक करते टाइम होगी। उसके लिए भरपूर मात्रा में आपके यहाँ पर पेपर लिए जाएंगे। जो मेन एग्जाम होगा उस एग्जाम के लिए आपके जितने भी पेपर हो सकते हैं वो यहाँ पर करवा दिए जाएंगे। इतनी एनफ प्रैक्टिस करवा दी जाएगी कि आपको एग्जाम में बैठ के ये नहीं लगेगा कि मेरे पास समय कम पड़ गया या मेरे पास कुछ पढ़ाया नहीं उसमें से आ गया। अगर आपको नहीं पढ़ाया गया तो फिर समझिए किसी को नहीं आता है वो। इस लेवल की आपको तैयारी करवा दी जाएगी। तो बस मेरा कहने का उद्देश्य यही है कि अच्छे से पढ़ाई करें, लक्ष्य निर्धारित कर लिया है, मेहनत में जुट जाएं। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा चीज़ों को क्लियर होने में। पता चला 1-2 महीने में ही वैकेंसी आ गई, 1-2 महीने में ही आ गया नोटिफिकेशन कि भाई नवंबर में एग्जाम है, दिसंबर में एग्जाम है, अक्टूबर में एग्जाम है, फिर हाथ पैर फूटते हैं कि अभी तो मेरा ये भी छूट रहा है, अभी तो मेरा ये भी छूट रहा है, अभी तो मेरे को जीके भी नहीं आता, मेरे को भूगोल भी नहीं आता, मेरे को कला संस्कृति भी नहीं आती, मेरे को बायोलॉजी भी नहीं आती, मेरा ये चैप्टर भी तैयार नहीं है। तो उस एंजाइटी से बचने के लिए आपको अभी से मेहनत करनी है। एक कहानी सुनाता हूँ मैं आपको। एक पश्चिमी देशों में एक बहुत बड़ा दार्शनिक हुआ था जिसको बोलते हैं अरस्तु। अरस्तु के नाम से उसको एरिस्टोटल, बायोलॉजी में पढ़ा होगा आपने। वो क्या है, ह्यूमन बिहेवियर पे रिसर्च करता था कि आदमी का व्यवहार किस तरीके से काम करता है। तो भाई लोगों ने उससे पूछा कि इंसान को दुख क्यों होता है, कि कोई भी इंसान है, आप लोगों को भी लाइफ में दुख होता होगा कि यार, सब लोगों को होता है कि यार ये है, ये समस्या है, वो समस्या है, दुख सबको होता है। क्या? अच्छा, उनको बोलो एक बार बाहर। नहीं, एसी चालू है। वो इधर इधर नहीं आता है, इधर इधर नहीं आती है ये। नहीं, पहली बात तो चिंता करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन ठीक है, ये आपको आपकी पढ़ाई के दौरान आपको भी आने चाहिए। ठीक है, मेरे को आदत है, और ये आदत आप भी बनाइए कि आपके शायद आप जहाँ रूम लेके रहते होंगे वहाँ तो एसी नहीं मिलेगा, वहाँ आपको पंखा ही मिलेगा, और आपको भी वो आदत होनी चाहिए कि हाँ, पंखे में मेहनत करनी आनी चाहिए। ठीक है। तो अरस्तु पे हम थे कि भाई इंसान दुखी क्यों होता है। अपन लाइफ में सबको दुख होता ही है कभी ना कभी। तो उससे पूछा तो उसका का एक बहुत ही अच्छा जवाब आया कि जब भी इंसान अपनी क्षमताओं के अनुरूप काम नहीं कर पाता तो उसको दुख होता है। तो भाई उससे पूछा गया कि इसको थोड़ा आप एलिब्रेट करके बताइए। तो इसका सीधा सा एग्जांपल है कि आपने कभी विराट कोहली को सारे जानते होंगे आप, क्रिकेटर एक है। तो उनका ऐसा है कि उनसे भी पूछा गया कि सर आपको दुख होता है क्या लाइफ में? तो वो भी बोलते हैं कि हाँ, मेरे को भी दुख होता है। इवन उनके पास सब कुछ है, उसके पास पैसा है, उसके पास फेम है, अच्छी पहचान है, लाखों की संख्या में लोग उनको फॉलो करते हैं, लेकिन उनको भी कभी ना कभी लाइफ में दुख होता है। तो उस दुख का कारण क्या है? कि जब इंसान अपनी क्षमताओं के अनुरूप काम नहीं कर पाता तो उसको दुख होता है। विराट कोहली हर मैच में रन मारता है, मान लो किसी भी मैच में वो रन नहीं मारा, जीरो पे आउट हो गया, तो उसको दुख होगा क्योंकि उसकी क्षमता है कि वो अच्छे रन बना सकता है। और यही चीज आप लोगों पे भी अप्लाई होती है। जब आप तैयारी में आगे लग जाओगे, लगातार मेहनत करोगे, तैयारी में लग जाओगे, लेकिन जब आप 2-3 महीने लगातार तैयारी कर लोगे, फिर एक किसी दिन आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आपको सही नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि मैं इससे ज़्यादा पढ़ सकती हूँ या पढ़ सकता हूँ। तो बस यही मोटिवेशन, यही उद्देश्य अपने लिए रखिए लाइफ में कि आगे कुछ करना है और इसी के साथ आगे बढ़ना है। अब इसीलिए शायद देखो, आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए राजस्थान ज्योग्राफी के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ कि राजस्थान ज्योग्राफी, भूगोल जिसको बोलते हैं हिंदी में, सीटी वालों के एग्जाम में भी है और आपके एग्जाम में भी है। लगभग बेटे 10 क्वेश्चन के आसपास का रहता है, 10 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे भी जाते हैं। राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो, सारे एग्जामों के अंदर ही आती है।
क्यों आती है? इसका कारण सिंपल सा है कि आप लोगों को काम राजस्थान में ही करना है, तो आपको एटलीस्ट पता हो कि ये जो हमारा राजस्थान है कि इसमें कौन सा जिला कहाँ आता है, कौन सा संभाग कहाँ आता है, कौन सा मतलब अपनी राजधानी है, ये बेसिक बेसिक चीज़ें आती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसीलिए राजस्थान ज्योग्राफी सभी एग्जामों के सिलेबस में डाली जाती है। तो अब पहले तो किसी भी जगह के बारे में पता करने के लिए अपने को पता होना चाहिए कि भाई उसकी उत्पत्ति कहाँ से है। अपन भी कहते हैं ना कि भाई तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, तुम्हारे माता जी का नाम क्या है। आप भी कहीं जाते होंगे तो आपकी एक पहचान होती है कि भाई आपके माता पिताजी का नाम क्या है। तो ऐसे ही राजस्थान की अगर उत्पत्ति के बारे में, ओरिजिन के बारे में अगर राजस्थान को समझा जाए, तो राजस्थान का जो ओरिजिन है वो दो चीज़ों से माना जाता है, जी और टी। इसको बोलते हैं गोंडवाना लैंड और इसको बोलते हैं टेथिस सागर। अब राजस्थान को पढ़ने के लिए चार चीजें आएंगी पूरे राजस्थान में पढ़ने के लिए। अरावली पर्वतमाला आपने नाम सुना है? कभी भी सुना हो कि अरावली पर्वतमाला भी जैसी कोई चीज है राजस्थान के अंदर? तो राजस्थान को, अब पूरे राजस्थान को अगर समझे तो पूरे राजस्थान को अपन चार भागों में डिवाइड करते हैं। ये इसकी अरावली पर्वतमाला है, बिल्कुल बीचों बीच जो अरावली को, अरावली जो है वो राजस्थान को लगभग दो आधे भागों में बांटती है। तो इस तरीके से एक भाग ये हो गया और एक भाग ये हो गया। तो इस वाले भाग को कहते हैं अपन थार का मरुस्थल, थार डेजर्ट, जिसमें अपन लोग आते हैं। बाड़मेर भी एक थार जिला ही है, रेगिस्तान का ही इलाका है बाड़मेर, तो बाड़मेर भी इसके अंदर आता है। फिर अरावली, इस अरावली के अंदर बहुत सारे जिले आते हैं। अब आपको पता होगा कि राजस्थान के जिलों का स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। पता है कुछ इसके बारे में आपको कि राजस्थान में पहले कुछ 33 जिले हुआ करते थे, बीच में 50 हो गए थे, अब वापस 41 हो गए। इसके बारे में कुछ आइडिया है? हाँ, तो ऐसा है कि अभी राजस्थान में फिलहाल की कंडीशन में 41 जिले आते हैं। तो अरावली के अंदर, ये अरावली वाला एरिया है, इसके अंदर भी कुछ जिले आते हैं। और एक एक हो गया थार डेजर्ट, एक हो गया अरावली, दूसरा इसके अंदर भाग हो गया, तीसरा इसके अंदर भाग हो गया, चौथा इसके अंदर भाग हो गया ये, इसको बोलते हैं हाड़ौती प्लेट्यू, हाड़ौती पठार, और एक इसको बोलते हैं पूर्वी मैदान। एग्जाम में, हर एक एग्जाम में यहाँ से एक एक ना एक क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेता है। या तो आपसे पूछ लेगा कि भाई हाड़ौती पठार के बारे में कोई डिटेल पूछ लेगा, जिसके बारे में हम अपन आगे पढ़ेंगे कि हाड़ौती पठार क्या होता है। या फिर आपसे उत्तरी मैदान के बारे में कुछ पूछ लेगा कि भाई उत्तरी मैदान में कौन कौन से जिले आते हैं, उत्तरी मैदान में जनसंख्या घनत्व कितना है, उत्तरी मैदान का मौसम कैसा रहता है। या फिर आपसे पूछ लेगा अरावली जैसे, बहुत सारे अखबार अखबार पढ़ते हो आप लोग? नहीं पढ़ते? तो कोशिश ये करो, शुरुआत ये करो कि आपको पढ़ाई की हैबिट डालने के लिए सुबह के लिए एक अखबार लगा लो, जिससे कम से कम आपकी एक रेगुलरिटी बनेगी। तो एक चीज अगर मेरे कहने से कर पाओ तो आप सुबह डेली कोई भी अखबार पढ़, दैनिक भास्कर पढ़ लें, राजस्थान पत्रिका पढ़ लें, कोई भी एग्जाम पढ़, कोई भी अखबार पढ़ लें, जिससे कम से कम आपको ये पता चलेगा कि पढ़ने की भी हैबिट डलेगी। आप आधा एक घंटे चीज़ों को पढ़ोगे तो थोड़ा थोड़ा दिमाग में कुछ तो जाएगा, पढ़ने की एक हैबिट डलेगी। तो वो पढ़ोगे तो उसमें अरावली खूब चर्चाओं में रहता है कि भाई अरावली, अरावली के अंदर वृक्षारोपण नहीं हो रहा है, अरावली टूटती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के भी खूब डिसीजंस आते हैं कि अरावली के लिए भाई वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाओ, और राजस्थान सरकार उसके लिए खूब वृक्षारोपण के कार्यक्रम चलाती है। तो ये अरावली चर्चाओं में रहती है, इसलिए एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन अरावली से आता है। अरावली की कुछ चोटियां हैं वो भी अपन आगे डिस्कस करेंगे। थार के मरुस्थल से भी लगभग क्वेश्चन आते हैं कि भाई यहाँ पर जनसंख्या कैसी है, यहाँ पर खेती कौन सी होती है, यहाँ पर मौसम कैसा रहता है, यहाँ पर नदियों का क्या प्रभाव है। राजस्थान के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई इस राजस्थान के अंदर नदियों के बारे में कोई क्वेश्चन आपसे उठा के पूछ लेंगे कि भाई लूनी नदी के बारे, लूनी की नदी के बारे में तो परिचित होंगे सारे आप, बालोतरा के आसपास से निकलती है। तो इसी तरीके से राजस्थान में बहुत सारी नदियां हैं, अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे, 6 7 10 12 नदियों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वहाँ से जनरली एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई ये राजस्थान की नदियाँ हैं, इनके बारे में बताइए, राजस्थान की झीलों के बारे में बताइए। तो इस तरीके से लगभग आपको 8 10 क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं। कल से या जैसे ही आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी किस तरीके से है, उस तरीके से प्रॉपरली सिस्टमेटिकली हम अपना सिलेबस डिजाइन करके आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट करेंगे कि
किस किस तरीके से आगे 15 दिन में सिलेबस करवाना है, 20 दिन में सिलेबस करवाना है, जो भी आपका पैटर्न होगा एग्ज़ाम को देखते हुए उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आप उस चीज़ के लिए मन बना लीजिए, तैयारी करनी है, कहाँ से करनी है, कितनी करनी है और किस टेम्परामेंट के साथ करनी है। ये सब चीज़ें आप सोच लीजिए अच्छे से, और जैसा हो वो आपको सर गाइड कर देंगे, रजिस्ट्रेशन वगैरह जो भी प्रोसेस होगी। तो ठीक है, आपके मन में और कोई प्रश्न परीक्षा को लेके, करियर को लेके, पर्सनल कोई भी आपको प्रॉब्लम हो कि भाई तो मेरे से बाहर आके मिल लें, कि भाई मेरे को परीक्षा में कि मैं किस तरीके से अप्रोच करूं। भाई आप लोग तो बहुत, कई बार मन में रहता है कि यार ये लोग मेरे से होशियार है, ये लोग मेरे से कम, तो मैं इनको कैसे compete करूंगी, तो बहुत सारे प्रश्न दिमाग में रहते हैं। तो अपन किसी भी तरीके से, कोई भी व्यक्ति कमज़ोर नहीं होता है पढ़ाई में, सिर्फ एक उसके पास रहता है कि वो पढ़ता, उसकी दृढ़ इच्छा कैसी है। अगर वो अपनी अच्छी है तो आप कोई भी एग्ज़ाम निकाल सकते हो और इजीली निकाल सकते हो। तो किसी भी तरीके का मन में संकोच ना रखें कि भाई नए नए बच्चे पेपर देंगे जैसे आप लोग हैं। किसी भी तरीके का संकोच ये ना रखें कि यार 2025 में जो बच्चा पास निकला है उसको तो मेरे से ज़्यादा आता होगा, या फिर अभी जो बच्चे पास आउट हो रहे हैं उनकी तो बहुत अच्छी 12th में परसेंटेज है, मेरी तो 50 55 60% ही है, तो मैं कैसे compete करूंगी। आप अच्छे से और उनसे बहुत अच्छे स्कोर के साथ compete कर सकते हो, ऐसा अपने ऊपर भरोसा रखिए और उसी तैयारी के साथ आगे बढ़िए। ठीक है, ओके, थैंक यू। अभी सर आपको कुछ बता देंगे।